कि साहब अंग्रेजी नहीं होगी तो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि बिना अंग्रेजी के ही साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। और दुनिया में दो देश इसका उदाहरण है, जापान और फ्रांस। पूरे जापान में आप चले जाइए, इंजीनियरिंग के जितने कॉलेज हैं, मेडिकल साइंस के जितने कॉलेज हैं, सब में पढ़ाई जापानीज में होती है, कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता। जापान के चार्टर्ड अकाउंटेंट, जापान के मैनेजमेंट में काम करने वाले सारे स्टूडेंट जापानीज में पढ़ते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होती है, यह दुनिया का सबसे रद्दी तर्क है। फ्रांस में चले जाइए, बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। और फ्रांस में तो मैं रहा हूं, तो मैंने देखा है कि किसी आदमी को अंग्रेजी में बात करिए तो ऐसी नाक चढ़ा के यूं कर लेता है कि आपने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया। और टूटी फूटी फ्रेंच में आप उससे दो शब्द कह दीजिए, मैसिए बॉन्सोir, बस इतना खुश हो जाएगा कि आपने मेरी फ्रेंच तो बोली, भले ही टूटी फूटी बोली। और मैंने एक बार एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया सोरबोन में, जब मैं यहां साइंटिस्ट था। एक बार मैंने उनको पूछा कि आपने अपनी थीसिस किस भाषा में लिखी। वो फ्रांस के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इस समय, और अभी 2 साल पहले उनको नोबेल प्राइज मिला। मैं जब उनके साथ काम करता था तब उनका नाम था नोबेल पैनल में, लेकिन मिला नहीं था। अभी 2 साल पहले नोबेल प्राइज मिल गया। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपने अपनी थीसिस किस भाषा में लिखी। तो उनका स्वाभाविक है, फ्रेंच में लिखी। तो मैंने कहा, आपको कभी किसी ने टॉन्ट नहीं कहा कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा, मैं कोई पागल आदमी, जिसको कहना हो कहता रहे। मुझे लगता है जिस भाषा में मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूं उसी भाषा में मैंने काम किया। और तब उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैंने मेरे जीवन में भी महसूस की। उसने मुझे कहा, राजीव, जब भी कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम विदेशी भाषा में कर नहीं सकते, ये बात तुम लिख लो किसी भी डायरी में। मौलिक काम जब तुमको करना होगा तो तुम तुम्हारी मातृभाषा में ही कर पाओगे, किसी दूसरी भाषा में तुम कर नहीं सकते। हाँ, नकल करनी हो किसी दूसरे की तो तुम मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा में कर सकते, लेकिन कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम जो है कभी कर नहीं सकोगे अंग्रेजी। और मजाक में उन्होंने मुझसे कहा, जो बात बिल्कुल सच है, उन्होंने कहा, तुम ये बताओ कि हिंदुस्तान में नोबेल लॉरियट क्यों नहीं पैदा होते? तुम्हारा देश जब गुलाम था तो 2 नोबेल लॉरियट पैदा हुए। पहला नोबेल लॉरियट था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में लिखी है गीतांजलि? बांग्ला में लिखी। बांग्ला में लिखी हुई गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, अंग्रेजी में लिखे हुए लेखों पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर उतना अच्छा लिख नहीं सकते जितना अच्छा बांग्ला में लिख सकते। और दूसरे थे जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु की पूरी थीसिस बांग्ला भाषा में। तो वो कहते थे कि तुम्हारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य चलता था तो 2 नोबेल पुरस्कार वाले लोग पैदा हुए, अब तो तुम्हारा राज्य चलता है तो लाइन लग जानी चाहिए थी। पता चला कि आजादी के बाद एक भी नहीं। अकाल ही अकाल है इस देश में नोबेल लॉरियट का। और जबकि हमसे छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे को मैं कहूं तो सिटी कंट्रीज हैं। हमारे एक एक शहर की जितनी आबादी है उनका कुल आबादी है पूरे देश में। तो दुनिया भर में जो पिद्दी से देश हैं उनके यहां हर साल नोबेल पुरस्कार, हर साल नोबेल लॉरियट पैदा होते हैं। हमारा 96 करोड़ का देश, हम एक नोबेल लॉरियट पैदा नहीं कर पाते। कारण क्या है? चिंतन हमारा मातृभाषा में नहीं। और चिंतन अगर मातृभाषा में नहीं कर सकते तो कभी भी विकास होता नहीं दिमाग का।